दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश को चुनौती देने वाले आप की याचिका सुप्रीम कोर्ट 17 जुलाई को होगी सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा था जवाब। एनडीए गठबंधन में शामिल हुई ओपी राजभर की सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने की पुष्टि हुई। मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर की पुष्टि की। विपक्षी पार्टियों की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी की पीएसी की अहम बैठक। विपक्ष की बेंगलुरु मीटिंग के पहले आप की अहम बैठक। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होंगे जयंत चौधरी। 17 से 18 जुलाई को होने वाली बैठक में शामिल होंगे। यमुना पर बने आईटीओ बैराज के बंद दरवाजों को खोलने का काम जारी। नौसेना के डाइवर्स की 2 टीमें बंद दरवाजों को खोलने में जुटी। लखनऊ वालों को राहत देने के लिए एनसीसीएफ सस्ते दामों पर बेच रहा है टमाटर। खरीदारों की उमड़ रही भीड़। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। राजधानी दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी की पीएसी की मीटिंग हुई है। आपको बता दें, दिल्ली से अहम खबर, जहां पर बैठक में विस्तार से हर पहलू पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सांसद राघव चड्ढा का बयान सामने आया है। राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली पर जो काला ऑर्डिनेंस लाया गया है वो राष्ट्र विरोधी है। राघव चड्ढा ने कहा कि जो भी इस अध्यादेश का समर्थन करता है वो राष्ट्र विरोधी। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन मिला है। दिल्ली अध्यादेश को लेकर के कांग्रेस आप एक साथ। सीएम केजरीवाल विपक्ष की बैठक में होंगे शामिल। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पीएसी की मीटिंग हो चुकी है। इस बैठक के बाद बैठक में विस्तार से हर पहलू पर चर्चा हुई। बता दें कि बैठक के बाद सांसद राघव चड्ढा का बयान सामने आया है। सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली पर जो काला ऑर्डिनेंस लाया गया है वो राष्ट्र विरोधी है। राघव चड्ढा ने कहा, जो भी इस अध्यादेश का समर्थन करता है वो राष्ट्र विरोधी। बता दें कि दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन मिला है। तो दिल्ली अध्यादेश को लेकर के कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक साथ नजर आ रही है। सीएम केजरीवाल विपक्ष की बैठक में भी शामिल होने वाले हैं। तो अहम जानकारी आपको बता दें, दिल्ली से जहां पर आम आदमी पार्टी की पीएसी की मीटिंग खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में विस्तार से हर पहलू पर चर्चा हुई। बता दें कि बैठक के बाद सांसद राघव चड्ढा का बयान सामने आया है। दिल्ली पर जो काला ऑर्डिनेंस लाया गया है वो राष्ट्र विरोधी बताया गया है। जो भी इस अध्यादेश का समर्थन करता है वो राष्ट्र विरोधी। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का मिला समर्थन। कि दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है, जिसे हम काला अध्यादेश कहते हैं, ये साफ तौर पे एक राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कानून है। हर वो शख्स जो इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश का समर्थन करता है वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। और हर वो शख्स या पॉलिटिकल पार्टी जो भारत देश से मोहब्बत करती है, जो इस देश की, इस राष्ट्र की हितैषी है, वो इस काले अध्यादेश, इस दिल्ली ऑर्डिनेंस के विरोध में खड़ी होगी और इस बिल को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, अपना योगदान देगी। इस कवायद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से और उनके नेताओं से इस राष्ट्र विरोधी कानून को सदन के भीतर देश की संसद में हराने के लिए समर्थन मांगा। और देश की कई बड़ी पार्टियों ने हमारा साथ दिया और इस देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ में अपना योगदान दिया।
दिल्ली में किसानों की फसल बर्बाद होने और अपने पशुओं के यमुना में बह जाने के बाद दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। परेशान किसान अपनी फसलों के पास यमुना किनारे खड़े थे और इन सभी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। साथ ही किसान यूनियन ने कहा कि किसानों को मुआवजे को लेकर के धरना प्रदर्शन भी करेंगे। किसानों की मांग है कि बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि बाढ़ में मुआवजा नहीं मिला तो कब मिलेगा। किसानों का कहना है कि उन्होंने ब्याज और उधार पर इंतजाम करके अपनी फसलें तैयार की थी और वे सारी फसलें पानी में बह गई। अब की बुवाई के लिए वो कहीं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचे हैं और दोबारा जो फसल बोएंगे उसके भी नष्ट होने का डर बना हुआ है। दिल्ली में जानबूझ के ख़त्म किया हुआ है, क्योंकि केजरीवाल और दिल्ली सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे किसान रहे नहीं, यहाँ से चले जाएं और यहाँ पे सिर्फ कॉलोनी और उनके वोट जो आएंगे वही रहेंगे। बस हमारी मांग ये है कि हमारी जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा दे हमें, और हमारे जो मजदूर पड़े हैं बांध पे उनकी मदद करें। यहाँ कोई देखने नहीं आया, ये टेंट लगा दिया, इनमें आज तक लाइट नहीं दी है, न पंखा है न लाइट है न कुछ भी है। कोई मंत्री दिल्ली सरकार की ओर से कोई मंत्री नहीं आया, वहाँ तक जड़ोदे तक आते हैं, यहाँ नहीं आता कोई भी। यहाँ से आगे की बेल्ट पूरी पल्ला तक दिल्ली प्रदेश में, और कागजात भी आप हाथ में लिए हुए हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले जो धरना प्रदर्शन चले थे उसमें देखने में आया था कि मुख्यमंत्री साहब जो दिल्ली सरकार के हैं वो किसानों के हित में कितने ही मतलब वहाँ उनकी रुचि देखने मिल रही थी। दान पुण्य दे रहे हैं, वहाँ धन मतलब डोनेशन दे रहे हैं, वहाँ पे किसानों के मसीहा बन खड़े थे। तो अभी थोड़े दिन पहले जो मार्च अप्रैल में जो ओलावृष्टि हुई थी, ओलावृष्टि में देख तो पूरे किसान चौपट हो गए थे। हरियाणा से खबर है, जहां पर रोहतक पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर स्वर्गीय सेठ किशन दास की प्रतिमा का अनावरण किया। रोहतक पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, बता दें कि इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय सेठ किशन दास की प्रतिमा का अनावरण किया। तो हरियाणा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रोहतक पहुंचे सीएम मनोहर लाल, इस दौरान स्वर्गीय सेठ किशन दास की प्रतिमा का अनावरण किया उन्होंने। रोहतक पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, स्वर्गीय सेठ किशन दास की प्रतिमा का अनावरण किया। अहम जानकारी बता दें, हरियाणा में रोहतक पहुंचे थे सीएम मनोहर लाल खट्टर। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय सेठ किशन दास की प्रतिमा का अनावरण किया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से रोहतक पहुंचे हुए हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने इस दौरान स्वर्गीय सेठ किशन दास की प्रतिमा का अनावरण किया। अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, स्वर्गीय सेठ किशन दास की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर आज रोहतक पहुंचे थे। सोनीपत से खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। सोनीपत बताया जा रहा है कि खड़गौदा में कुशाल सिंह दैया की प्रतिमा का अनावरण किया। खड़गौदा में कुशाल सिंह दैया की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे मनोहर लाल खट्टर। इस दौरान होशियार सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। परमवीर चक्र विजेता थे ब्रिगेडियर होशियार सिंह, जिनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। सोनीपत पहुंचे थे मनोहर लाल खट्टर। आपको बता दें, खड़गौदा में कुशाल सिंह दैया की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। होशियार सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अनावरण करने के लिए पहुंचे थे मनोहर लाल खट्टर। वहीं सारसा गांव के डेरे में स्थित एक घर पर बीती देर रात आसमानी बिजली गिर गई। बिजली गिरने से बहुत जोरदार धमाका हुआ है। बिजली के सभी उपकरण नष्ट हो गए। बिजली के
सभी उपकरण नष्ट होने की खबर सामने आई है। बता दें कि इसके होने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि मालिक ने बताया कि रात एकदम से उनके घर पर आसमानी बिजली गिरने से बहुत तेज ब्लास्ट हुआ। बाद में वो सभी घर से बाहर निकले और जब चेक किया तो बिजली के सभी उपकरण नष्ट हो चुके थे। वहीं इन्वर्टर बैटरी बीच में फट चुकी थी। गनीमत रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। 8:30 बजे के करीब खाना खा के दूसरे कमरे पे गए ही थे, तभी ब्लास्ट हो गया। बहुत नुकसान हो गया, बैटरी फट गए 3, AC और फ्रिज काफ़ी नुकसान हो गया। कम से कम लाख से ऊपर हो गया। 100 इन्वर्टर था, वो भी गया सारा। तो मतलब कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? जान माल का बस यही था कि दूसरे कमरे में चले गए थे, अगर वहाँ होते तो सारे जाते, जिस हिसाब से ब्लास्ट हुए। तो क्या समय था जी? हाँ जी, 8:30 बजे का टाइम था। खबर अंबाला से, जहां पर अंबाला शहर के साथ साथ कई ग्रामीण इलाकों में आई जल प्रलय के बाद राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने दौरा किया। उन्होंने अंबाला शहर विधानसभा के गांव तर, मस्तपुर, खुरचनपुर, बतरोहन, रसूलपुर, बकनौर, नकटपुर, शेखुपुर सहित अन्य ग्रामीणों का दौरा करके ग्रामीणों की दिक्कतों को सुना। बता दें कि इस दौरान उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मिलकर के उनका हालचाल जाना और उन्होंने सांत्वना दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सरकार बाढ़ के कारण मौत का शिकार हुए लोगों को 4 लाख मुआवजा देने के साथ साथ उनके पशुधन का नुकसान होने पर भी उन्हें मुआवजा देगी। जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, सरकार उन्हें भी 80 मुआवजा देने की घोषणा कर चुकी है। देखिए, समस्या तो काफ़ी है, खासकर कृषि को लेकर किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। चाहे हम खेती की बात करें, चाहे हम पशुओं की बात करें, पशुधन की बात करें, दोनों तरफ नुकसान हुआ है। और उनको अवगत कराया कि किस प्रावधान के तहत उनको मुआवजा मिल सकता है जिनका नुकसान हुआ है। उसके अलावा कई जगहों पे जान माल का भी नुकसान हुआ है। चौड़मस्तपुर में 2 डेथ हुई हैं, वो और जगह भी जा रहे हैं। वहाँ पर भी उनके लिए भी प्रावधान सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा घोषणा किया है। मेरी कोशिश है कि जिस पे जो मदद मिल सके वो उसका मुहैया, उसका एक जरिया बन सकूँ मैं। और अगर किसी को दिक्कत समस्या होती है तो वो अपना काम करे, अपनी प्रक्रिया से पूरा भरे। जैसे कि जिस फसल को जो खड़ी थी और वो बर्बाद हो गई है और जिसमें दोबारा बुआई नहीं हो सकती, उनको मुआवजा मिलेगा। गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 27 में फर्जी तरीके से चल रहे एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, जिसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप भी जब्त किए हैं। पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है कि आखिर इस फर्जी कॉल सेंटर के तार कहां-कहां जुड़े हैं और इसमें कितने कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस द्वारा फेक कॉल सेंटर को पकड़ने में गुड़गांव जो साइबर पुलिस स्टेशन है उनके द्वारा ये सफलता प्राप्त करी गई है। ये कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के माध्यम से, जैसे कि जो अमेजन है, एप्पल है और कैश है, ज़ेले ऐप्स हैं, इनके माध्यम से इनके ये कस्टमर एजेंट बन के कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के माध्यम से US सिटीजन्स को ये ठगी करते थे उनके साथ। और इस दौरान 4 आरोपियों को, 4 सस्पेक्ट्स जो थे इसके, उनको अरेस्ट करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है, जिनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन, 4 लैपटॉप, कुछ मॉडम और DVR भी बरामद हुआ है मौके से। यह फर्जी कॉल सेंटर सेक्टर 27 के हाउस नंबर, एक पर्टिकुलर हाउस घर के अंदर ये संचालित था। 10 जुलाई से हो रही बरसात से आई जल प्रलय ने अंबाला वासियों का जीना दूभर कर दिया है। लोग पहले ही अपने नुकसान को भुला नहीं पाए हैं कि एकाएक आज फिर से शुरू हुई बरसात के कारण उनके माथे पर पसीना ला दिया। इस बरसात के कारण अंबाला के निचले इलाकों में कई फुट तक पानी खड़ा होने से लोगों का सामान तो नष्ट हुआ ही है, बल्कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी भी गंवाई है। बरसात की विभीषिका से डरे सहमे लोगों ने अब बरसात
इस शुरू हुई बरसात से निजात पाने इसके लिए अपने अपने इष्ट देव से पूजा के माध्यम से गुहार लगानी शुरू कर दी है कि वे उन्हें इस बरसात से उन्हें छुटकारा दिलाएं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस नुकसान को तो भूल नहीं पाए थे और नया सामान ला करके दुकान में रखा था, लेकिन अब फिर से शुरू हुई बरसात से उन्हें काफ़ी डर लग रहा है कि कहीं एक बार फिर से ये जल प्रलय उनके नुकसान को दोगुना न कर दे। सर मैं क्या कहूँ, जमुना तो ये बाढ़ तो हर जगह पर ही आ रही है। अब इसमें जो नुकसान है वो सभी को पता है। फसल जो है लगभग वो बर्बादी हो चुकी है। सब जो भी जमुना के आसपास सब्जी वब्जी बो रखी तो सभी समाप्त है। नुकसान तो है काफ़ी, इसमें कोई है नहीं। इतना पानी का जो भराव था, इतना बहाव था, पहले कभी इतना देखने को मिला नहीं, इतना पहले सर हमने कभी तो देखा नहीं था पहले। 6-7 महीने 8 महीने तो कच्चर हुए पड़े हैं, इसमें कट्टे हुए पड़े हैं, इसमें ना कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा इसका। इस समय यमुना भी पूरे उफान पर है, बहुत ज्यादा पानी गांव में भर चुका है और ये पुल भी टूटे। क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसकी मरम्मत होनी चाहिए, बांध तो काम होना चाहिए शहरों का। तो कब टूटा है ये पुल? ये तो कम से कम 1-2 साल देखा जाए फिर खड़ जाए। करमन बॉर्डर से 2 ट्रक चालक करोड़ों रुपए के फ़ोन लेकर के चंपत हो गए। बता दें कि दोनों ट्रक चालक चेन्नई से फ़ोन लोड करके लाए थे, जिन्हें गुड़गांव में डिलीवरी देनी थी। होडल थाना पुलिस ने कंपनी के कर्मचारी की शिकायत पर दोनों ट्रक चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान के जिला चूरू के नौरंगपुर निवासी राकेश ने होडल थाना पुलिस को शिकायत दी कि वो गुड़गांव के मानेसर सचिन NRV लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी में कार्यरत है। तो 10 जुलाई से हो रही बरसात से आई जल प्रलय ने अम्बाला वासियों का जीना दूभर कर दिया है। लोग पहले ही अपने नुकसान को भुला नहीं पाए हैं कि एकाएक आज फिर से शुरू हुई बरसात के कारण उनके माथे पर पसीना ला दिया है। इस बरसात के कारण अम्बाला के निचले इलाकों में कई फुट तक पानी खड़ा होने से लोगों का सामान तो नष्ट हुआ ही है, बल्कि कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी गंवाई है। बरसात की विभीषिका से डरे सहमे लोगों ने अब इस शुरू हुई बरसात से निजात पाने के लिए अपने अपने इष्ट देव से पूजा के माध्यम से गुहार लगानी शुरू कर दी है कि वे इन्हें इस बरसात से छुटकारा दिलाएं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस नुकसान को तो भूल नहीं पाए थे और नया सामान ला करके दुकान में रखा था, लेकिन अब फिर से शुरू हुई बरसात से उन्हें काफ़ी डर लग रहा है कि कहीं एक बार फिर से ये जल प्रलय उनके नुकसान को दोगुना ना कर दे। तो किराने की दुकान है हमारे घर पे। सारा सामान बारिश की वजह से सारा सामान ख़राब हो गया। यहाँ पे सारा पानी बह हो गया, यहाँ सारे सामान बह गया पानी में। और तो सारा दोबारा कल सामान फिर डाल के लाया, सारा सामान दोबारा। इसमें बारिश दोबारा फिर शुरू होगी। रजाइयाँ, जो गद्दे, ये तेरा बेड, फ्रिज, कूलर, जो भी घर का सामान है सब डूब गया। उसके बाद कोई यहाँ नहीं आया प्रशासन वाला, ना तो कोई MC आया, ना सीम गोयल आया, यहाँ कोई नहीं आया। किसी ने हमें पानी नहीं दिया। सिर्फ 1-2 बोतलां जनता का वाले का काला मुंडा और जरूर देगा गया। करमन बॉर्डर से 2 ट्रक चालक करोड़ों रुपए के फ़ोन लेकर के चंपत हो गए। दोनों ट्रक चालक चेन्नई से फ़ोन लोड करके आए थे, जिन्हें गुड़गांव में डिलीवरी देनी थी। होटल थाना पुलिस ने कंपनी के कर्मचारी की शिकायत पर दोनों ट्रक चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान के जिला चूरू के नौरंगपुर निवासी राकेश ने होटल थाना पुलिस को शिकायत दी है कि वो गुड़गांव के मानेसर सचिन NRV लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि कंपनी के एक ट्रक पर पलवल जिले के मेवात क्षेत्र के गांव आली मेव निवासी जफरुद्दीन एवं जिला नुहू मेवात गांव साड़ावाड़ी निवासी शाहबुद्दीन चालक के रूप में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि दोनों ट्रक चालक चेन्नई से करोड़ों रुपए के iPhone
लोड करके लाए थे। दोनों ड्राइवर 11 जुलाई को चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना हुए, जिन्हें गुड़गांव से मानेसर पहुंचना था। दोनों ड्राइवर आज तक माल लेकर के निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचे। पता करने पर मालूम हुआ कि दोनों ट्रक ड्राइवर गाड़ी को करमन बॉर्डर के पास खड़ी करके फ़ोन चोरी करके फरार हो गए। पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह ने बताया कि दोनों चालकों ने अपने तौर पर सौदा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान अपराध शाखा पुलिस को खास मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस ने दबिश देकर के दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने बताया कि गाड़ी में 3,700 फ़ोन थे, जिनकी कीमत लगभग 27 करोड़ रुपए है। NRV लॉजिस्टिक लिमिटेड गुड़गांव की, उसका ट्रक है चेन्नई से 11 तारीख को चला था, जिसको दिल्ली पहुंचना था। उसमें करोड़ों रुपए का आईफोन भरे हुए थे। इसके ड्राइवर हैं शाहबुद्दीन और जफरू। उन्होंने इसके मोबाइल को गायब कर दिया है। जो कंपनी के मैनेजर राकेश ने यह दरखास्त दी, जिस पर कल शाम को मुकदमा दर्ज किया। जो हमारी सही ने तुरंत तत्परता बरतते हुए 14 और 15 की रात को इस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके इनसे एक तो गाड़ी थी जिसमें मोबाइल भरे थे, उस गाड़ी को बरामद किया और दोनों को गिरफ्तार किया। कितने मोबाइल बरामद किए हैं इसमें? अभी तक तो इसमें थोड़े मोबाइल बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि हमने जो मोबाइल हैं बाकी वो रास्ते में राजस्थान में 1-2 जगह और उतार दिए हैं। तो उनका 1 हफ्ते का रिमांड लिया और रिमांड के बाद वो बाकी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनीपत की ड्रीकस्ट यूनिवर्सिटी में 135 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वजारोहण व अटल आइडिया लैब के लोकार्पण किया। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में 135 फुट लंबा भारत का तिरंगा लगाया गया था। इस तिरंगे को लगाने में कीमत तकरीबन 47 लाख रुपए लागत आई है और अटल आइडिया लैब बनाई गई है, जिसका लोकार्पण करने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विज्ञान और इंजीनियर के बारे में बात करते हुए कहा कि आज के समय में विज्ञान इतना आगे जा चुका है कि हमें यह भी डर लगा रहता है कि आने वाले भविष्य में कहीं इस विज्ञान के साथ कोई बड़ा प्रलय ना आ जाए। और आज के समय में तकनीक इतनी ज़्यादा आ चुकी है जिससे हम एक जगह पर बैठे लाखों किलोमीटर दूर तक सेकंडों में संपर्क कर सकते हैं। इसलिए हमें विज्ञान और तकनीक पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और विद्यार्थियों के लिए उनके आने वाले समय के लिए उनको शुभकामनाएं भी दी। ये अवसर बहुत एक प्रेरणा देने वाला अवसर है कि सबसे पहले तो इस परिसर में मुझे लगता है पूरे सोनीपत जिले में इस प्रकार का कोई प्रकल्प नहीं बनाया गया होगा कि सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा 135 फुट की ऊंचाई अपने आप में गौरव देने वाला ये प्रोजेक्ट है। हम सब गौरवान्वित हैं। देशभक्ति की भावना इससे पैदा होती रहेगी। जब भी कभी परिसर में अथवा परिसर के बाहर से भी मुझे लगता है कि अगर हाईवे से भी निकलेंगे तो भी 135 फुट ऊंचा ये झंडा देशभक्ति की याद आपको दिलाता रहेगा। जैसा बताया मैडम ने कि अपने आप में इसमें एक लाइट की व्यवस्था भी होगी। ये दिन रात जो है ये फ्लैग होइस्ट करता रहेगा, क्योंकि एक नियम बना है कि किसी भी फ्लैग के ऊपर लगातार आप अंधेरे के समय लाइट का प्रकाश अगर उसके ऊपर प्रतिबिंबित होता रहेगा तो फिर रात को भी उसको उतारने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें से भी एक ये प्रथा बनी है। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में रहने वाले नवीन सिंह की बेटी सविता की मौत की खबर ने परिवार को हिला करके रख दिया है। 5 महीने पहले कविता की शादी बड़े धूमधाम के साथ गाजियाबाद के रहने वाले कृष्ण से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने 1 महीने पहले ससुराल में जेवरात की चोरी हुई थी, जिसका पूरा इल्ज़ाम सविता पर लगाया गया था और इस एवज में परिजनों से 25 लाख रुपए की मांग की गई। ससुराल पक्ष ने फ़ोन पर उन्हें बताया कि बबीता ने फांसी लगा करके आत्महत्या की है, जबकि परिजनों का सीधा आरोप है कि उसको हत्या कर की गई है। बता दें कि परिजनों के बयानों के आधार पर हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने धारा 498A और धारा 304B के तहत मामला दर्ज करके शव का पोस्टमार्टम करा दिया है, परिजनों को सौंप दिया है और जिसका आज सुबह परिजनों ने फरीदाबाद में देह संस्कार भी कर दिया है। इसके हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता था उन लोगों को
अच्छा अच्छा। कुछ नहीं बताती थी ये, कुछ नहीं कभी मारपीट होती हो कुछ बताया? मारपीट के लिए तो बताती नहीं थी ये अच्छा। सब कुछ अपने मन में रखती थी, कुछ नहीं बताती थी। जो भी दुख मिला सहन कर लिया इसने, हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। कभी दहेज वहेज कुछ मांगा? बोलती थी। आप बताओ भाई हैं आप? भाई हैं इनके, भाई को पता हो? साहिबाबाद थाना है गाजियाबाद के अंदर, उसमें ये मामला हुआ है। हमारे यहाँ की बेटी है और बेटी को ससुराल पक्ष ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है। उसमें वहाँ के जो थाना है साहिबाबाद का, उसमें मेरी आईओ से कंसल्ट हुई है फ़ोन पे। उसका कहना है कि 304(20) में FIR के अंदर दर्ज करी है और जो लड़की का जो पति है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की मौजूदगी में रोटेरियन पंकज कपूर एक बार फिर से चुने गए हैं। रोटरी क्लब पंचकुला मिडटाउन के अध्यक्ष इंस्टॉलेशन सेरेमनी में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए नवनियुक्त टीम को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने रोटरी क्लब पंचकुला मिडटाउन द्वारा समाज हित में किए जा रहे विभिन्न कार्यों की सराहना की। साथ ही पंचकुला के लिए उनके 7 सरोकारों में से 2 सरोकार यानी कि नशा मुक्त पंचकुला और प्लास्टिक मुक्त पंचकुला बनाने के लिए जो युद्ध स्तर पर अभियान पंकज कपूर और उनकी टीम द्वारा पिछले 1 साल में चलाया गया है, उस पर भी उन्होंने जमकर के तारीफ की। काबिले जिक्र है कि वर्ष 2023 में रोटेरियन पंकज कपूर रोटरी क्लब पंचकुला मिडटाउन के अध्यक्ष चुने गए थे। पिछले 1 साल में अध्यक्ष पंकज कपूर और सचिव सुनील दीवान की टीम द्वारा सराहनीय कार्य के चलते उन्होंने एक बार फिर से इन पदों पर दोबारा चुना गया है। क्योंकि देखो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमने अभी दूसरी बार फिर चैलेंज दिया है, तो हम चाहते हैं कि अब इस साल भी हम बहुत अच्छे कार्य करें, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे क्लब को बेस्ट क्लब ऑफ द जोन का अवार्ड मिला था। कई प्रोजेक्ट्स को आउटस्टैंडिंग एंड बेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला, तो जिसमें हमारे सेक्रेटरी सुनील दीवान जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि साइकिल के जो 2 पहिए होते हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, उसके बिना गाड़ी नहीं चलती। तो इसीलिए इस साल सुनील दीवान जी भी हमारे साथ है कंधे से कंधा मिलाकर। तो हमने इस साल जो मेन प्रण लिया है प्लास्टिक मुक्त पंचकुला करने के लिए, जो ज्ञानचंद गुप्ता जी का भी जो सरोकार में से एक है प्लास्टिक मुक्त पंचकुला, जिसमें हम ट्राई सिटी इको वॉरियर्स के जो रोटेरियन पूजा अग्रवाल है उसके साथ मिलके हम आगे भी कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें 50,000 कम से कम 50,000 थैले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों को फ्री, ताकि लोगों को पॉलीथीन छोड़ने की आदत पड़े। देखिए, सबसे पहले तो मैं रोटरी क्लब पंचकुला मिडटाउन जो आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी जी उसमें नए अध्यक्ष रोटेरियन पंकज कपूर और नए महासचिव रोटेरियन सुनील दीवान और उनके सभी बोर्ड मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले वर्ष के अंदर वो समाज। खबर सिरसा से, जहां पर उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मीरपुर में गग्गर के मुख्य बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता को निर्देश दिए कि बांध पर लाइट की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि रात्रि के समय जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा सके। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत भी की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव मीरपुर में पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बरसात के मौसम में अक्सर खेतों से निकल करके सांप रिहायशी एरिया की तरफ चले जाते हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों को सांप से खतरा बना रहता है। कई जगह सांप द्वारा लोगों को डस भी लिया जाता है। वहीं समालखा थाने में भी कई फुट लंबा कोबरा सांप मिला है, जिसे देखकर के पुलिसकर्मियों के हड़कंप मच गया। वहीं सांप ने फन उठा करके रखा था, जिसे देख करके डर लगता था। आनंद फानन में पुलिसकर्मियों ने सपेरे को बुलाया। सपेरे द्वारा आसपास बीन बजाई गई और काफी मशक्कत के बाद सांप पर काबू पाया गया, जिससे पुलिसकर्मियों ने कुछ राहत की सांस ली। देखिए, 1
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी की पीएसी की मीटिंग खत्म हो गई है। आपको बता दें, दिल्ली से खबर, जहां पर बैठक में विस्तार से हर पहलू पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि बैठक के बाद सांसद राघव चड्ढा का बयान सामने आया है। दिल्ली पर जो काला ऑर्डिनेंस लाया गया है वो राष्ट्र विरोधी बताया गया है। राघव चड्ढा ने कहा कि जो भी इस अध्यादेश का समर्थन करता है वो राष्ट्र विरोधी है। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का मिला समर्थन। दिल्ली अध्यादेश को लेकर के कांग्रेस आप एक साथ। सीएम केजरीवाल विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की पीएसी के साथ मीटिंग हुई। बैठक में विस्तार से हर पहलू पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सांसद राघव चड्ढा का बयान सामने आया है कि दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है, जिसे हम काला अध्यादेश कहते हैं, ये साफ तौर पे एक राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कानून है। हर वो शख्स जो इस राष्ट्र विरोधी दिल्ली अध्यादेश का समर्थन करता है वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। और हर वो शख्स या पॉलिटिकल पार्टी जो भारत देश से मोहब्बत करती है, जो इस देश की, इस राष्ट्र की हितैषी है, वो इस काले अध्यादेश, इस दिल्ली ऑर्डिनेंस के विरोध में खड़ी होगी और इस बिल को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, अपना योगदान देगी। इस कवायद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की तमाम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से और उनके नेताओं से इस राष्ट्र विरोधी कानून को सदन के भीतर देश की संसद में हराने के लिए समर्थन मांगा। आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी। वहीं रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बता दें, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से खबर है, जहां पर कार सवार ने 2 बाइकों को टक्कर मारी है। बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए इस टक्कर में, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि बेमेतरा से खबर है, जहां पर कार सवार ने 2 बाइकों को टक्कर मारी। बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि कार सवार को भी मामूली चोटें आई हैं। बता दें कि नवागढ़ के मार्ग में धनगांव मोड़ के पास की घटना है, जहां पर बेमेतरा से खबर, जहां पर कार सवार में 2 बाइकों को टक्कर मारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 बाइकें जो हैं, यही 2 बाइकें थी जो कार से टकराई थी। बताया जा रहा है कि कार सवार को भी मामूली चोटें आई हैं। बेमेतरा जिले में फर्जी शिक्षा कर्मी भर्ती में फर्जीवाड़ा का खबर लगातार चलाया जा रहा था, जहां पर साजा थाना द्वारा गिरफ्तार करके जेल में दाखिल किया गया। तत्पश्चात डीईओ द्वारा फर्जीवाड़ा सरगना मास्टरमाइंड भुवनेश्वर शुक्ला को निलंबित कर दिया गया। शिक्षा अधिकारी बेमेतरा ने भुवनेश्वर शुक्ला के निलंबन का आदेश जारी किया।
विकासखंड साझा के शासकीय प्राथमिक शाला घबराडीह में पदस्थ शिक्षक श्री भुवनेश्वर शुक्ला को परसों गिरफ्तार किया गया। उसकी सूचना साझा थाने के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई। 48 घंटे के उपरांत आज उनको निलंबित करके विकासखंड शिक्षा अधिकारी साझा में अस्थायी तौर पर उनको रोक दिया गया है। उसको गिरफ्तार करने का क्या कारण? मधुलिका पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के समय बीओ ने उनके खिलाफ FIR किया था, उसी प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी हुई। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विपक्ष की राजनीति कर रही भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमीनी लड़ाई तेज करती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के भाजपा ने कबीरधाम जिले के गांधी मैदान में सभा करते हुए कवर्धा विधायक कार्यालय का घेराव करने निकले, जहां पर पुलिस बल ने विधायक कार्यालय पहुंचने से पहले ही बैरिकेड लगा करके रोक दिए। वहीं पुलिस बल व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जम करके हाथापाई हुई। भाजपा ने कांग्रेस सरकार व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर के कार्यकाल में पूरे क्षेत्र में विद्वेषपूर्ण राजनीति की जा रही है। व्यापार करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा समर्थित सरपंचों के द्वारा वो धारा 40 के तहत बर्खास्तगी का डर दिखा करके कांग्रेस प्रवेश कराया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है, चूंकि आने वाले 2-3 महीने के अंदर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी मिलकर के प्रदेश के जो सरकार है और प्रदेश में यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के मंत्री हैं, उनके खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, उनको उजागर करने के लिए आज का आंदोलन हुआ है। कवर्धा का विधायक केवल विधायक कार्ड लेने के लिए और यहाँ से कोई वास्ता नहीं। आज यहाँ लगातार यहाँ चोरी बढ़ रही है, यहाँ लूट बढ़ रहा है, यहाँ हत्या बढ़ी है। रेस्ट हाउस के सामने यहाँ हत्या होती है, एक आदिवासी बालक की, एक युवती की। कवर्धा में जिस प्रकार से पुलिस का अपमान होता है, यहाँ सब प्रकार से चेहरा देख करके काम किया जाता है। किसका क्रशर चलेगा, किसका क्रशर बंद कराना है, किस सरपंच को बर्खास्त करना है, किस जनपद सदस्य को तंग करना है, कौन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसका दुकान किस प्रकार से बंद करना है। ये जिस प्रकार से यहाँ अराजकता का माहौल चल रहा है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद अकबर के विरोध में, विधायक के विरोध में आज प्रदर्शन करने के लिए आए थे और आने वाले समय में और भी बड़ा विराट प्रदर्शन करेंगे। खबर गुरदासपुर से, जहां पर शरारती तत्वों पर नकेल कसने के अभियान के चलते पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरों ने एक गोदाम से 50-50 किलो की 100 बोरियों चुरा ली। बताया जा रहा है कि जिसकी पूरी बरामदगी कादिया पुलिस ने कर ली है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रमुख सुखराज सिंह ने बताया कि टीम ने बड़ी मेहनत से 24 घंटे के अंदर चोरों पर काबू पा लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थानेदार अधिकारियों ने कहा कि किसी भी शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं गुरदासपुर के हवका डेरा बाबा नानक के कृषि विकास बैंक के क्लर्क रुपिंदर जीत सिंह की किस्मत बदल गई जब उनका 1 करोड़ रुपए का इनाम निकला। इस संबंध में क्लर्क रुपिंदर जीत सिंह ने बताया कि जब वो बैंक में काम कर रहा था तो उसने एक लॉटरी एजेंट से 25 लॉटरी की कॉपी खरीदी और कुछ देर बाद ही उसे लॉटरी एजेंट का फ़ोन आया कि उसका पहला इनाम 1 करोड़ निकला है। रुपिंदर जीत का कहना है कि वो इन पैसों को अपने बच्चों और परिवार के भविष्य के लिए खर्च करेंगे और उससे ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करेंगे। जहां बैंक में स्टाफ उन्हें बधाई दे रहा है तो वहीं परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के भी बधाई देने के लिए फ़ोन आ रहे हैं। खुशी महसूस हो रही है। मैं अपने मतलब वाहिगुरू का बहुत बहुत धन्यवाद करता जिन्ना ये नाम मेरी झोली पाया। लाटरी पहला भी पाਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ? हाँ जी, मैं 1.5-2 साल तो लाटरी पा रहा सी। लाटरी पता लगा 1 घंटे पहले पाई है? मैं अज ही 11-11:30 बजे आन के लाटरी खरीदी। 1 बजे जिसका रिजल्ट निकलिया उस टाइम मैनू साडे एजेंट ਜਿਹੜੇ अपने दे के जाते लाटरियां पवन कुमार जी उन्होंने दसिया भी ਤੁਹਾਡਾ नंबर निकला है 1 करोड़ का।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ वास्ते। मोगा के कच्चा दोशंज रोड पर आज कुछ समय पहले एक बुजुर्ग को गोली मार करके हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं पर बुजुर्ग संतोख सिंह को गोली मारने वाले तीनों आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच करके सारे मामले की गहराई से जांच कर रही है कि बुजुर्ग को गोली मारने का क्या कारण है। जानकारी देते हुए मृतक संतोख सिंह की पत्नी ने बताया कि मैं और मेरा पति घर पर अंदर बैठे थे और टीवी देख रहे थे कि हमारा दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और बाहर उठ करके देखने चली गई और कुछ नौजवानों ने मेरे बड़े बेटे का नाम लेकर के कहा कि उसने उन्हें भेजा है। तो मैंने उनको कहा कि मेरा बेटा तो फरीदकोट जेल में है और इतने में मेरे पति वहाँ पर आ गए और उन्होंने मेरे पति को गोली मार दी। बलविंदर ਨਾਲ ਗੱਲ करी भाई। पिछले कुछ दिनों से घर की रसोई की मुख्य सब्जी टमाटर हर घर के लिए सिरदर्द बन गई है और भारी महंगाई पहाड़ों में बारिश का कारण साबित हो रही है। 200 रुपये किलो और कई जगहों पर उससे भी ज़्यादा रेट पर मंडी में बिक रहा है। इसी बीच इस महंगाई का संदेश देने के लिए बटाला में एक जूतों के शोरूम ने एक अलग तरह की सेल निकाली है, जिसे देख करके हर कोई हैरान हो जाएगा, जिसमें 1000 से 1500 तक के जूते खरीदने पर छूट के तौर पर हर ग्राहक को उसकी रसोई के लिए 2 किलो टमाटर मुफ्त दिए जाएंगे। दुकान के मालिक का कहना है कि इस ऑफर को देने का कारण ये है कि बाजार में टमाटर खरीदना हर किसी के लिए मुश्किल है और इस ऑफर को देने का कारण ये है कि उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहक इससे खुश होंगे। वैसे उनके घर की रसोई के लिए ये बड़ी राहत की बात होगी। जो टमाटर बाजार में प्रति 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, उससे भी कहीं ज़्यादा भी बिक रहा है, वो 2 किलो मुफ्त में मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस टमाटर की कीमत कम होगी ताकि हर वर्ग की जेब पर बोझ ना पड़े। और उन्होंने कहा कि जब तक ये दरें ऊंची होंगी वे ये मुफ्त टमाटर देने की सेल लागू रखेंगे। सर देखो ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਟਮਾਟਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ 1.5-2 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਫ ਦੇਖੋ ਸਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਚੇजिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ 200 ਰੁਪਏ। ਮਾਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਜਾਣਗਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋਊ ਨਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਵਧੂ। ਇਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਡੇ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗੀ। हाँ कंटिन्यू रहोगी। ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਮਾਟਰ? बारिश के मौसम का फायदा उठाकर के चड्डी बनियान गिरोह शहर के बाईपास पर मौजूद कॉलोनियों में लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 2 दिन बाद कनाडिया थाना क्षेत्र के संपत हिल्स में चड्डी बनियान गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया है, जहां पर रिटायर्ड IAS अधिकारी रेणु पंत के बंगले में जा घुसे और वहां पर किचन की जाली को काट करके घर में दाखिल हुए। इस दौरान घर में मौजूद सभी सदस्यों के कमरों को बाहर से बंद कर दिया था। हालांकि रिटायर्ड IAS अधिकारी के बंगले पर डॉग होने के बावजूद भी घटना की जानकारी उन्हें नहीं लगी। डॉग के भौंकने की आवाज़, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई नहीं दी गई। चड्डी बनियान गिरोह ने डॉग को भी कुछ नशीला पदार्थ दे दिया। CCTV फुटेज में कैद हुए चड्डी बनियान गिरोह के 4 सदस्यों ने घर में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बंगले से गोल्ड मेडल, विदेशी करेंसी और कुछ नकदी पर हाथ साफ किया है। फिलहाल घटना की जानकारी के बाद फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर पुलिस को चड्डी बनियान गिरोह के सदस्यों के फिंगरप्रिंट मिले। जी के यहाँ पे एक नकबजनी की घटना हुई है, उसमें CCTV फुटेज में दिख रहा है करीब 4 लोग अंदर घुसे हैं और पूरा घर की सर्चिंग करके कुछ सामान ले गए हैं। अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या क्या गया है सामान। बंदर बना के घटना पर इनने दरवाजों पे सभी बाहर से कुंडी चढ़ा दी थी,
तो इस टाइप से करके फिर चले गए हैं। ये घटना 3 बजे से 5 बजे के बीच में है। उज्जैन के शासकीय विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापिका ने बच्चों की छड़ी से पिटाई की। वीडियो सामने आने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। उज्जैन के ग्राम कोटरा के शासकीय विद्यालय का मामला है, जिसमें प्रभारी प्रधानाध्यापिका ज्योति बाला निगम माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को कतार में खड़ा करके छड़ी से पीटते हुए नजर आ रही हैं। बच्चों की पिटाई का कारण क्या था, इसका खुलासा नहीं हुआ है। वीडियो में प्रभारी प्रधानाध्यापिका की आवाज़ आ रही है। वे बच्चों को खाना खाने के बाद चेतावनी दे रही हैं। एक अन्य टीचर बच्चों को बोल रही है कि आगे से वो ध्यान रखना, 7वीं क्लास का बच्चा अब 6वीं क्लास में दिख मत जाना। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा को सूचना प्राप्त हुई कि सुखेड़ा में अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों द्वारा भारतीय मुद्रा की हूबहू दिखने वाली नकली मुद्रा बना करके उसे बाजार में चला करके लाभ कमाने का गोरख धंधा में संलिप्त लोग राजस्थान सीमा पर सक्रिय हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा नकली नोट बना करके बाजार में चलाने वालों का भांडाफोड़ कर रही प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिससे टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा सुखेड़ा में नकली भारतीय नोट भारतीय मुद्रा बना करके चलाने और बनाने वाले गिरोह के ठिकानों पर दबिश दी। दबिश के दौरान सुखेड़ा तथा आसपास के गांवों के आरोपियों को गिरफ्तार करके 500 रुपए के 70 नकली नोट व बनाने वाले उपकरण सामग्री, नकली नोट आदि बरामद किए। आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। सुखेड़ा के यूनिस नाम का लड़का था और एक केसरपुरा का है उसका, और एक दीपक करके ये नकली नोट बनाने का प्रयास किया था। इन लोगों ने ऐसी सूचना दी थी, नकली नोटों का प्रसार किया था लोगों ने, कम पैसों पे लोगों को विक्रय करना और उसके बाद पैसा कमाना, इस टाइप का लेकर आया था। तो हमने सूचना पर से पुलिस ने कार्रवाई करी। सीमा पुलिस अधीक्षक निर्देशन CSJMU और कानपुर पंचायत के द्वारा आयोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में कानपुर के योगदान की महागाथा पर आधारित 21 भित्ति चित्रों की कला विथिका का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विश्वविद्यालय के कुलपति विनय कुमार पाठक के द्वारा किया गया। कला विथिका की लोकार्पण के बाद कानपुर पंचायत के द्वारा निर्मित कानपुर के विभिन्न पहलुओं पर बनाया गया वित्त चित्र कानपुर पग पका पग पग निशा तेरे का प्रथम प्रदर्शन विश्वविद्यालय के सभागार में किया गया। कला विथिका की निर्माण कानपुर विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग के द्वारा किया गया है, जिसमें नाना साहेब लक्ष्मीबाई तथा तांत्या तोपे इत्यादि के शस्त्र अभ्यास से लेकर के क्रांति की योजना, कानपुर में अंग्रेजों के साथ युद्ध तथा नाना साहेब के दरबार एवं राज तिलक की गाथा सजोए हुए 21 भित्ति चित्रों को कला विथिका में प्रदर्शित किया गया। वहीं वृत्त चित्र कानपुर पग पग निशा तेरे का निर्माण कानपुर पंचायत के संयोजक धर्म प्रकाश के द्वारा किया गया। इस वृत्त चित्र ने कानपुर के पौराणिक पुरातात्विक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों का के साथ ही कानपुर के उद्योग तथा बाजारों की भलीभांति चित्रण किया गया है। इस प्रकार का वृत्त चित्र कानपुर में पहली बार बनाया गया है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मीडिया से बातचीत करते हुए रिलीफ म्यूरल के निर्माण को एक ऐतिहासिक कार्य बताया है और कहा कि हम सभी को अपनी महान गाथा को संजो करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हम सभी के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरक है। उन्होंने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक एवं इससे जुड़े हुए लोगों को बधाई दी। कानपुर यूनिवर्सिटी में आज इसका जो कानपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनकी एक चित्र विथिका और उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का यहाँ पर लोकार्पण था। कानपुर महानगर का बिठूर नाना साहब के लिए पेशवा के लिए और कानपुर का बिठूर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कर्मस्थल रहा है। कानपुर से ही रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से बड़ी होकर गई
और झांसी में उनकी शादी हुई। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ किस प्रकार से युद्ध लड़ा हम सबको मालूम है। पंडित श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जी जो कानपुर के ही बिठूर नरवल के थे, कानपुर महानगर गणेश शंकर विद्यार्थी जी कानपुर महानगर के, ऐसी कई हस्तियां जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, उनको हम याद कर सकें, उनके द्वारा बताए गए विचारों को हम अपने अंदर धारण कर सकें। मैं कभी कभी इस बात को लिए कहता हूं कि सब लोग सड़क के ऊपर आकर वो काम नहीं कर सकते, लेकिन हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, हम उनसे कुछ प्रेरणा लेकर कुछ समर्पण सीख सकें, कुछ भाव व्यक्त कर सकें। जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई को लड़ा था, उन्होंने कुछ अपने लिए अपेक्षा नहीं करी थी, ना उन्होंने नाम के लिए अपेक्षा करी थी, ना उन्होंने अपने शोहरत की अपेक्षा करी थी। उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि जो दूसरे का दर्द है, उसकी पीड़ा हमारे को होती है और दूसरे के दर्द को कैसे समाप्त किया जाए, उस बंधन को कैसे मुक्त किया जा सकता है जो गुलामी का बंधन था, और उस बंधन को कैसे मुक्त करके आज़ाद पंछी से हमारा देश, हमारा संविधान, हमारे लोग हमारे देश को कैसे चला सकते हैं, इसके ऊपर उनकी जो सोच थी, परिकल्पना थी। आज देश की आज़ादी के 75वां वर्ष हमारा देश मना रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विचार दिया है कि 75 वर्ष में हमने क्या पाया है, और देश की आज़ादी के जिस समय हम शताब्दी मनाएंगे 2047 में, तब हमारा देश कहाँ पर पहुँचेगा। अगले आने वाले 25 वर्षों के लिए इस देश का हर व्यक्ति 2047 के भारत को एक अग्रणीय भारत बनाने के लिए, एक विश्व गुरु के स्थान के ऊपर भारत बनाने के लिए अपना कितना योगदान दे सकता है, इसके ऊपर आज मंथन हुआ, इसके ऊपर विचार हुआ। आज आपको जैसा कि विदित होगा कि 75वां अमृत महोत्सव के कार्यक्रम लगातार पूरे देश में चल रहे हैं, और माननीय कुलाधिपति महोदय ने जब इस प्रोग्राम का पिछले वर्ष जो है इसका उद्घाटन किया था, तो हम लोगों ने एक म्यूरल, एक उसमें से 21 म्यूरल में से एक उनसे उद्घाटित कराया था। आज वो कला वीथिका बनकर तैयार हुई है। कानपुर का एक ऐतिहासिक गौरव रहा है, उसका इतिहास और स्वतंत्रता में एक बड़ा नाम रहा है, पर वहाँ के बच्चों को और अपने बच्चों को कैसे आगे पता लगे, ये पहली कला वीथिका 1857 की क्रांति में हम सब जानते हैं कि क्या योगदान इस अपने नगर का रहा है, उसको चित्रांकित करते हुए तात्या टोपे, नाना राव, अजीनन बाई, इनके कार्यक्रम को करते हुए हमारे फाइन आर्ट्स के बच्चों ने कला वीथिका बनाई, जिसका उद्घाटन माननीय श्री सतीश माना जी ने किया, और कानपुर पंचायत के श्री धर्मप्रकाश गुप्ता जी ने इसमें सहयोग किया कि वो फोटोग्राफ्स लेकर आए, बाकी चीज़ों को लेकर आए और हमने उसको चित्रित किया। इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे बच्चे हैं आज के, वो भी जाने कि हमारे देश की क्या स्वतंत्रता की गाथा है। साथ साथ फाइन आर्ट्स के बच्चों ने इस बात जो प्रैक्टिकल में लगातार इन दीवालों पे जो अपने विश्वविद्यालय के चित्र हैं, उनमें भी स्वतंत्रता की कल्पना और स्वतंत्रता के इतिहास को लिखने की कल्पना की है। विश्वविद्यालय निरंतर आगे बढ़ रहा है कि कानपुर में जो भी कुछ था स्वतंत्रता का या आगे की कल्पना का, वो कानपुर के बच्चों को और युवा पीढ़ी को बताया जाए। फर्रुखाबाद सदर तहसील सभागार में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं कायमगंज तहसील सभागार में अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक विकास कुमार एवं कायमगंज में विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह व एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा द्वारा फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फरियादियों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों को 1 सप्ताह के अंदर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। तहसील दिवस में 154 एप्लीकेशनें आई हैं, और जिसमें से तुरंत 8 की समस्याओं का समाधान कर दिया गया है, और बाकी का जितनी भी राजस्व से जुड़ी हुई और या बिजली विभाग से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, सभी को आदेश दे दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे दें, जिससे रिपोर्ट लगा कर दे दें, जिससे तुरंत कार्रवाई हो जाए और जनता को समस्या ना हो, अगली तहसील दिवस तक उसका समाधान हो जाए। आज तहसील दिवस समाधान दिवस में टोटल 111 एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं, जिसमें राजस्व विभाग की 51 हैं, पुलिस विभाग की 26 हैं, चकबंदी विभाग से 8 हैं, विद्युत विभाग से ज़्यादा आई हैं, आज 10 हैं, और अन्य विभाग से 10 हैं, और जिनका निस्तारण त्वरित जिन प्रार्थना पत्रों को किया गया है वो 6 हैं।
कायमगंज के एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा व तहसीलदार संतोष कुमार कुशवाहा ने कायमगंज तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित ग्राम समैची, विचितार, कमथरी, कासिमपुर तराई एवं ग्राम सिनौली में स्टीमर से पहुंच करके राहत चौपाल एवं मेडिकल कैंप लगा करके बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम से आवश्यक दवाओं का वितरण करवाया गया। जिला प्रशासन द्वारा राहत सामग्री एवं आवश्यक दवाएं उपलब्ध करा दिए जाने से बाढ़ पीड़ित काफी राहत महसूस कर रहे हैं। कैंप के दौरान एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा व तहसीलदार संतोष कुमार कुशवाहा के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद के स्वास्थ्य विभाग की टीम में विजय यादव, राजन राव, गौरव सक्सेना, मोनिका पाल, अंजुम एवं कई राजस्व कर्मी आदि मौजूद रहे। लेकिन आज स्थिति है कि राज्य में हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ी है और लगातार ये क्रम चलता रहेगा। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में मैं कह सकता हूं कि आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर में ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी कामयाब हुए हैं। आज हर गरीब आदमी समझ रहा है कि मोदी जी के रूप में कमियावा को आगे बढ़ाने में, जीवन के स्तर को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करता हूं। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।